दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोनिका और लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। तुम बहुत बातें करते हो, देविका ने परेशान होकर बोला। ये सुनकर राजकुमार अर्णव चौंक गए। देविका ने सिर उठाकर जैसे ही अपने हाथों को उनकी कलाइयों से हटाया, उन्होंने राजकुमार अर्णव की आंखों में देखा। तुम्हारे शरीर में जहर बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो चुका है। काफी देर से इसके साथ जी रहे हो। मैं तुम्हारे शरीर में से इस जहर को निकाल सकती हूँ और तुम्हें वापस स्वस्थ बना सकती हूँ, पर एक प्रॉब्लम है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे शरीर में मूल कारण क्या है। अगर तुम्हें पूरी तरह से स्वस्थ होना है तो तुम्हें खुद ही जहर के कारण को ढूंढना होगा और इसके बहाव को पूरे तरीके से बंद करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम फिर से इसी मुसीबत में फंस जाओगे। देविका ने कहा। यह आदमी मृत्यु के इतने करीब था, फिर भी उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें कैसे चल रही थी। आधे से ज्यादा दिन वो बस बातें ही कर रहा था। राजकुमार अर्णव की बोलती एक और बार बंद हो चुकी थी। ये लड़की इतनी ज्यादा बातें कैसे कर सकती है? आखिर इस लड़की की समस्या क्या थी? उसी ने तो सिंहासन छीनने का उपाय सुझाया था और अब वो उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। तुम उस जहर के कारण को कैसे बंद करोगे? ये तुम्हारा काम है। मैं तो बस एक डॉक्टर हूँ, देविका ने राजकुमार अर्णव को देखते हुए कहा। ये सुनकर राजकुमार अर्णव जोरों से हंसने लग गए। इस लड़की में जरूर कुछ कमाल था। ये लड़की थी कितने साल की? वो इतनी जवान है पर उसी वक्त इतनी शांत और सुलझी हुई भी है। इसके अलावा वो इतनी गहराई के साथ सोचा करती थी। हाँ, वो बिल्कुल सही थी। राजकुमार अर्णव अपने जहर के बहाव को कैसे बंद करेगा, ये उसकी मुश्किल थी। अगर वो इसमें सफल होगा तो फिर उसे मौर्य महल के देशभक्त के रूप में माना जाएगा। अगर वो सफल नहीं होगा तो उसे कई चीजें सहनी पड़ेंगी। उसका मौर्य महल और देविका के साथ कोई नाता नहीं था। देविका, तुम समझदार होने के साथ साथ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? राजकुमार अर्णव ने हंसते हुए बोला। देविका ने परेशान होकर राजकुमार अर्णव को देखा। काली बिल्ली बोली, ये मूर्ख आदमी, इसने जरूर आपको गलत समझा होगा। काली बिल्ली देविका के साथ सबसे लंबे समय तक रह चुकी थी, इसलिए वो देविका को सबसे अच्छे से जानती थी और समझती थी। उसे देविका की बात का सही मतलब पता था। जैसे राजकुमार अर्णव को लग रहा था, देविका उनके खिलाफ कोई साजिश बिल्कुल भी नहीं रच रही थी। अब उसे राजकुमार अर्णव को ठीक करना था ताकि वो अच्छे से लड़ सके। राजकुमार अर्णव ऐसी जगह पर बड़े हुए थे जहाँ पर सब लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते थे। वो लोग इतनी आसानी से साजिश रचते थे जैसे रोज का खाना खा रहे हों। उनकी सोच और उनके विचार ऐसी जगह के लिए बिल्कुल सही थे। सीधा सीधा बोलो तो राजकुमार अर्णव और देविका में जमीन आसमान का फर्क था। उस छोटी सी गलतफहमी की वजह से राजकुमार अर्णव को ऐसा लगा कि देविका भी बहुत बड़ी बड़ी साजिश रच चुकी है और शायद भविष्य में भी ऐसा ही कुछ करेगी। देविका नहीं चाहती थी कि राजकुमार अर्णव आगे कुछ गलत समझे, इसलिए उसने जल्दी से बोला, इतनी बकवास करना बंद करो। अगर तुम्हें सही से जिंदा रहना है तो तुम्हें जहर का मूल कारण ढूंढना ही पड़ेगा। राजकुमार अर्णव ने जवाब दिया, अगर सच कहूँ तो मेरा शरीर प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। मुझे लगा था कि मुझे किसी ने जहर दिया होगा। जब कल तुमने मुझसे पूछा तभी मेरा शक यकीन में बदल गया था, पर मुझे उस जहर का मूल कारण पता नहीं। राजकुमार ने उदासी से भरी मुस्कान दी। अगर उन्हें पता होता कि उनके शरीर में जहर का मूल कारण क्या था तो वो खुद को इतनी बुरी परिस्थिति में आने ही नहीं देते। देविका ने एक सफेद रंग की बोतल निकाली और राजकुमार अर्णव को दे दी। तुम्हारे शरीर में रातरानी नाम के फूल से जहर आया है, ये पी लो और अगर तुम उस फूल के रस के संपर्क में होगे तो कुछ तो रिएक्शन होगा। देविका के लिए जहर का मूल कारण ढूंढ निकालना बाएं हाथ का काम था, पर उसे वो तरीका खुद इस्तेमाल नहीं करना था, क्योंकि जिस रिएक्शन के बारे में उसने बात की वो रिएक्शन बहुत ही घिनौना था। देविका उस रिएक्शन को नहीं देखना चाहती थी। देविका ने राजकुमार अर्णव को वो पीने के लिए मना लिया, लेकिन जैसे ही राजकुमार अर्णव ने वो पिया, उसके बाद वो अचानक सारे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी करने लगे। राजकुमार अर्णव ने अपने कमरे की छानबीन एकदम अच्छे से की और उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर शक किया जा सकता था। उसने हर छोटी सी छोटी चीज की तलाश कर ली थी, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। इतना अभिमानी राजकुमार अपने ही कमरे में छोटी से छोटी चीजों को तलाश रहा था। देविका की बोलती बंद हो गई थी। क्या देविका को ये पता होना चाहिए था कि रातरानी फूल का रस ज्यादा समय तक किसी भी चीज पर नहीं रह सकता था? इसीलिए राजकुमार अर्णव जिस सारी चीजों को तलाश रहे थे वो मेहनत अंत में किसी काम नहीं आने वाली थी। राजकुमार ने चीजें तलाशते वक्त ये तय किया कि वो ये बात उसे नहीं बताएंगे। ज्यादा कसरत करने से भी राजकुमार अर्णव का स्वास्थ्य जल्दी से अच्छा हो सकता था। हाँ, बस यही बात थी। राजकुमार अर्णव ने तलाशी करते करते अपना कमरा सर पर उठा लिया था, पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस पर शक किया जा सकता था। इतनी छानबीन करने के बाद वो थक गए और उन्हें ये महसूस हुआ कि रातरानी का रस उनके शरीर में से सारी तंदुरुस्ती को चूस चुका था। अब उनका स्वास्थ्य और मजबूत शरीर
बस एक पहेली की तरह बनकर रह गया था। वो सांस लेने के लिए थोड़ी देर बैठे रहे। उनके माथे पर पसीना ही पसीना था। क्या तुम्हें पक्का लगता है कि वो जहर मेरे कमरे में ही कहीं पर होगा? राजकुमार अर्णव ने देविका से थक कर पूछा। देविका को जब राजकुमार अर्णव ने ये पूछा तब वो आराम से अपनी चाय पी रही थी। उसने चाय का कप नीचे रखा और जवाब दिया, रातरानी फूल के रस को इंसान के शरीर में दो ही तरीके से डाला जा सकता है, खाकर या पीकर। ये सुनकर राजकुमार का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। वो लड़की, हालांकि उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा था और बस मान लिया था कि उनके आसपास ही कुछ जहरीली चीज है, पर देविका ने उन्हें पहले क्यों नहीं कुछ बताया था? देविका ने उसे ये तभी बताया जब उन्हें इतनी परेशानी से गुजरना पड़ा था। मुझे भूख लगी है, देविका ने राजकुमार अर्णव के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए बोला। राजकुमार अर्णव को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उन्होंने अपने आप को याद दिलाया कि वो और देविका इस चीज में साथ में हैं। उन्होंने नौकरों से कहा कि खाना तैयार करके भिजवा दिया जाए। उसे क्या खाना है? राजकुमार अर्णव ने काली बिल्ली को देखते हुए पूछा। काली बिल्ली देविका की गोद में चढ़कर बैठ चुकी थी। उसने राजकुमार अर्णव को देखा। वो थोड़ा सा कांपे। काली बिल्ली ने कल के हादसे के बाद राजकुमार अर्णव के दिल पर बहुत बड़ी छाप छोड़ दी थी। उन्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो काली बिल्ली आई कहाँ से थी। क्या वो कोई संबंधी आत्मा थी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता था। पूरे साम्राज्य को पता था कि देविका की कोई संबंधी आत्मा नहीं थी। क्या तुम्हें कुछ खाना है? देविका ने उसकी गोद में बैठी हुई काली बिल्ली से पूछा। काली बिल्ली ने कहा, मच्छी, मुझे मच्छी खानी है। देविका ने राजकुमार अर्णव को जवाब दिया, वो मच्छी खाएगी। देविका मौर्य और बिल्ली के बीच की बातचीत सुनकर राजकुमार अर्णव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये देखकर उनके सोच विचार एकदम से बदल गए। कुछ ही देर के बाद नौकरों ने कमरे में आकर सारा खाना लगा दिया। पूरी टेबल रंग बिरंगे खाने की चीजों से भरी हुई थी। टेबल के कोने में काली बिल्ली के लिए बड़ी सी मच्छी रखी गई थी। इससे पहले कि कोई काली बिल्ली को कुछ बोले, वो टेबल पर बैठी और अपनी मच्छी को खाने लग गई। देविका शांति से खाना खाने लगी। राजकुमार अर्णव को जरा सी भी भूख नहीं लगी थी। उन्हें भूख इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि वो रातरानी के फूल के रस का जहर ढूंढने में असफल रहे थे। राजकुमार अर्णव ने अपने ग्लास में पानी डाला और वो पीना शुरू किया। देविका भले ही बड़ी सुंदर थी, लेकिन उसकी शरारतें और हरकतें जानकर सारे लोग उससे दूर ही रहते थे। पर राजकुमार अर्णव के सामने जो लड़की बैठी थी, वो तो शांति से अपने खाने का मजा उठा रही थी। अगर देविका मौर्य महल में ना पैदा हुई होती तो उसकी जिंदगी बहुत ही आसान और आरामदायक होती। देविका धीरे धीरे सारी खाने की चीजों में से थोड़ा सा खा रही थी। देविका ने काली बिल्ली जितना ही खाना खाया था। अब राजकुमार अर्णव को देविका में ज्यादा दिलचस्पी जाग चुकी थी। माना कि राजकुमार अर्णव देविका से सिर्फ 3 बार मिले थे, पर जब भी वो देविका से मिले थे उन्हें कुछ अलग सा एहसास हुआ था। राजकुमार अर्णव पहली बार भी देविका से अपने जन्मदिन पर मिले थे। उन्हें याद था कि उस साल देविका की मुस्कान कितनी खुशी से भरी हुई थी। उसकी चमकती हुई आंखें राजकुमार अर्णव के भाई राजकुमार तरुण पर हर सेकंड गड़ी हुई थी। तभी देविका राजकुमार तरुण के प्यार में पागल हो चुकी थी। तब भी वो एक जवान और खूबसूरत लड़की थी जो प्यार में डूबी हुई थी। राजकुमार अर्णव देविका से दूसरी बार उनके जन्मदिन दावत पर मिले थे, जो कल ही हुई थी। इस बार देविका के बारे में सब लोग बातें कर रहे थे, पर बुरे तरीके से। वो बस एक कोने में चुपचाप से बैठी हुई थी। वो इतनी शांत बैठी हुई थी कि किसी को भी पता नहीं था कि वो दावत में मौजूद भी थी या फिर नहीं। राजकुमार तरुण और तेजाश्री की मौजूदगी से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि देविका अपनी ही किसी अलग दुनिया में गायब हो चुकी थी। जब राजकुमार अर्णव देविका से वापस मिले, वो चौंक गए थे कि इतनी जवान लड़की का भी इतना ताकतवर चरित्र हो सकता था। आज जब राजकुमार अर्णव देविका से तीसरी बार मिले, तब उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरे अवतार से मिल लिए हो। पूरे समय जब वो अपने कमरे में रातरानी के रस के जहर का मूल कारण ढूंढ रहे थे, तब देविका शांति से बाजू में बैठकर चाय पी रही थी। इस लड़की में थोड़ी शरारत भी भरी हुई थी। राजकुमार अर्णव देविका को खाना खाते हुए देख रहे थे। देविका ने खाना खाना जारी रखा। वो एकदम शांति से और सुलझे हुए तरीके से खाना खा रही थी। उसकी आंखें सिर्फ खाने पर ही थी, मानो जैसे कि वो कमरे में अकेले बैठकर ही खाना खा रही हो। बहुत देर तक देविका को देखने के बाद राजकुमार अर्णव समझ गए थे कि वो ना ही अपना सर उठाकर देखेगी और ना ही कुछ बोलेगी। इसीलिए उन्होंने अपनी वाइन की ग्लास उठाई और एक ही घूंट में सारी वाइन पी ली। जैसे ही मुंह में वाइन पहुंची, उनके गले में चिड़चिड़ाहट और खुजली सी होने लगी। ये खुजली और चिड़चिड़ाहट उनके गले से लेकर उनके पेट तक होने लग गई। इससे पहले कि वो समझ पाते कि उनके साथ आखिर क्या हो रहा था, उनके पेट में अजीब सी आग लगी और उन्होंने उल्टी कर दी। बिना किसी चेतावनी के राजकुमार अर्णव ने टेबल पर रखे सारे खाने पर उल्टी कर दी थी। देविका ने आखिरकार अपना सर उठाकर राजकुमार अर्णव को देखा। उनके हाथ में एक छोटा सा कांच का बोल था और सफेद रंग का चम्मच था। उसने राजकुमार अर्णव को देखा जो शांति से टेबल पर उल्टी कर रहे थे। काली बिल्ली ये दृश्य देखकर एकदम चौंक गई और वहीं के वहीं रुक गई।
उसने अपनी बची हुई मच्छी की ओर देखा जो अब उल्टी में पड़ी हुई थी। काली बिल्ली के बालों के ऊपर भी थोड़ी उल्टी लग चुकी थी। राजकुमार अर्णव जानते थे कि उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया था। उन्हें देविका को समझाना था कि क्या हुआ, पर तभी अचानक से उन्हें वापस जोर की उल्टी आने लगी। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखा और जल्दी से कमरे के कोने में एक लकड़ी से बने एक डस्टबिन में उल्टी की। देविका ने शांति से अपने हाथ में कांच के बोल और चम्मच को नीचे रखा और फिर उल्टी से भरे टेबल से दूर चली गई। काली बिल्ली ने कूदकर साफ फर्श पर जाकर अपने आप को पोंछा। फिर उसने बोला, मालकिन, अब हमेशा ऐसे क्यों करती हो? आपको पता था कि रात रानी के रस के जहर के संपर्क में आने से राजकुमार अर्णव उल्टी करना शुरू करेंगे। आपने उन्हें चेतावनी क्यों नहीं दी थी? काली बिल्ली की आंखों में पानी आ रहा था और वो अपने आप को पागलों की तरह फर्श पर पोंछ रही थी। देविका ने शांति से जवाब दिया, मैं भूल गई थी। देविका ने फिर राजकुमार अर्णव को उल्टी करते हुए देखा और दूसरी ओर काली बिल्ली पागलों की तरह अपने आप को फर्श पर साफ कर रही थी। ये सब देखकर देविका के चेहरे पर धीरे से एक मुस्कान आ गई। कमरे के बाहर खड़े लोग जो रखवाली कर रहे थे, उन्हें अंदर की हड़बड़ी सुनाई दे रही थी। उन्होंने बाहर से ही पूछा कि सब ठीक है कि नहीं, पर अंदर आने की हिम्मत नहीं की। राजकुमार अर्णव को अब उल्टी कर कर के रोना आ रहा था। उन्होंने उन सबको वहां से जाने को कहा। उनका पूरा चेहरा अब उल्टी करके सफेद पड़ चुका था। फिर उन्होंने पानी के 10 ग्लास पिए। पानी पीकर उन्हें थोड़ा ठीक लगा। वो एकदम कमजोर होकर अपने कमरे के कोने में बैठे हुए थे। उनके शरीर में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। उनके सारे कपड़े खराब हो चुके थे। उनकी आंखों में अब भी आंसू दिखाई दे रहे थे। राजकुमार अर्णव ने गुस्से से पूछा, क्या वो रात रानी के रस का जहर था? देविका ने सर हिलाया और हाँ कहा। तुमने मुझे पहले क्यों कुछ नहीं कहा? अगर राजकुमार अर्णव को मार भी दो तो उन्हें इस बात का विश्वास नहीं होता कि देविका को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब राजकुमार ने देखा कि वो कितनी शांति से बैठकर चाय पी रही थी, उन्हें पता चल गया था कि देविका सब कुछ जानती थी। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। देविका ने कोने में बैठे बैठे कहा। वो साफ सुथरी दिखाई दे रही थी। देविका ने एक और कांच की बोतल निकाली और उसे खोल दिया। जैसे ही उसने वो बोतल खोली, पूरे कमरे में एक अच्छी सी सुगंध फैल गई। सुगंध कमरे में फैलती गई और उल्टी की बदबू कमरे से गायब होती गई। अगर देविका राजकुमार अर्णव को पहले चेतावनी दे भी देती तो क्या फर्क पड़ता, क्योंकि उन्हें तो उल्टी करनी ही थी। इसलिए देविका ने उन्हें यह बताना जरूरी नहीं समझा। राजकुमार अर्णव को लगा कि उनके पिताजी के हाथों मरने से पहले वो देविका के हाथों मर जाएगा। तो तुमने क्या खाया था? देविका ने राजकुमार अर्णव से पूछा। ये सुनकर राजकुमार अर्णव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। तो आज के इस एपिसोड की कहानी यहीं तक। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।